पहचाना जाए और उनका हम समय पे क्या हल निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये बताने से पहले कि आमतौर पे क्या परेशानियां होती हैं, मैं जनरली आपको ये जो आंकड़े आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहती हूँ कि आमतौर पे जो हमें लगता है कि इस उम्र में क्या हमें सभी उम्र में शुरुआत में अगर हम मानसिक रोग को देखा जाए तो हमें लगता है कि ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं है या समय के साथ ठीक ही हो जाएगी। और खास तौर पे बच्चों में हमें ये लगता है कि उम्र के साथ इनको क्या ही टेंशन हो रहता होगा। और अगर थोड़ा बहुत कम कभी कुछ टाइम पे कम बोल रहे हो या चिड़चिड़े हो रहे हो तो हमें लगता है कि समय के साथ ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आप लोगों का नहीं, जनरली सभी लोगों का ये रवैया रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को खांसी जुकाम हो गया या बुखार हो गया तो हम तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेके चले जाते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अगर किसी को व्यवहारिक परेशानी होती है तो हम उसका इंतजार करते रहते हैं कि चलो 15 दिन देख लेते हैं, 1 महीना देख लेते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इस कारण से होता यही है कि इलाज धीरे धीरे करके लेट होता जाता है। तो आज का इस विषय का मकसद यही है कि कैसे हम ये पहचाने कि किस परेशानी को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कैसे हम उसका समय पे हल निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये देखा गया है कि 20%, कम से कम 20% जो लोग होते हैं, दैट इज जो कि उम्र 13 से 18 साल की होती है, उन्हें कोई ना कोई मानसिक रोग के मरीज देखे गए हैं कि कम से कम 20% वो लोग होते हैं जो 13 से 18 साल की उम्र में होते हैं। उनमें से 11% वो लोग होते हैं जिनको कि मूड डिसऑर्डर यानी कि उदासीपन की परेशानी उन लोगों को देखी गई है। इनमें से 10% वो लोग होते हैं जिनको कि कम से कम जो जिनको कि कंडक्ट डिसऑर्डर वो चीज होती है कि जैसे कोई बच्चे होते हैं कि जो भारत के नियम ज्यादातर सुनते नहीं है, चिड़चिड़े ज्यादा रहते हैं, तोड़ फोड़ ज्यादा मचाते हैं, स्कूल में एक जगह टिक के नहीं बैठा करते हैं। तो ये वो कंडक्ट डिसऑर्डर वाले मरीज होते हैं जो कि छोटी छोटी चीजों पे लड़ते हैं, चीजें तोड़ फोड़ करते हैं। तो हमें ये लग रहा होता है कि ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत ही शैतान बच्चे हैं, ये कोई बीमारी नहीं हो सकती। पर 10% वो ऐसे भी लोग हैं जिनको कि ये एक बीमारी होती है। और 8% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि एंजाइटी यानी घबराहट की परेशानी होती है। घबराहट का कारण कोई भी हो सकता है, किसी चीज को लेके डर हो सकता है, कभी किसी के सामने बोलने में हिचक हो सकती है, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को स्टेज पे बोलने में डर लगता है। ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। कई लोगों को माँ बाप से दूर जाने में डर लगता है, उसमें उनको हिचक होने लगती है कि कैसे हम दूर रहेंगे, कैसे हम स्कूल जाएंगे, कैसे हम हॉस्टल में रहेंगे। तो ये सारे परेशानियां हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं। और अब देखें कि आखिर ये मानसिक रोग नुकसान क्या करता है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी आंकड़े या रिसर्च जितने भी इस उम्र वाले लोगों पे हुआ है, ये देखा गया है कि 50% जो मानसिक रोग की बीमारी है वो कम 14 साल की उम्र में ही चालू हो जाती है। और 75% जो है वो 24 साल की उम्र में। यानी ज्यादातर जो बीमारियां मानसिक रोग की हैं वो इस टीन एज यानी 13 से 19 साल वाले उम्र में चालू हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा जरूरी है कि हम पहचाने कि मानसिक रोग के लक्षण होते क्या हैं। और ये देखा गया है कि जैसे मैंने बताया कि इलाज करने में हम लेट कर देते हैं, तो कम से कम ये देखा गया है कि 8 से 10 साल का एवरेज ये देखा गया है कि इतना लोग लेट कर देते हैं इस लक्षण को पहचानने में, इसलिए इलाज में भी उतना ही देरी हो जाती है। और इस बीमारी के कारण ये देखा गया है कि 50% जो बच्चे जो होते हैं जो कि 14 साल की उम्र के करीब में होते हैं, उनको स्कूल ही आगे चल के वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कि अपनी बीमारी के कारण उन्हें स्कूल ही छोड़ना पड़ता है। इसके वजह से उनका एजुकेशन सफर करता है। 70% ऐसे लोग देखे गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम वो है कि जहाँ पे ऐसे लोग जो कि ऐसे बच्चे जो कि 17-18 की उम्र से कम होते हैं, उन्होंने कोई ना कोई जो क्राइम किया होता है, कोई चोरी करी होती है, कुछ भी इस तरह का क्राइम, वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में वो बच्चे जाते हैं। तो 70% उन लोगों में, उन बच्चों में ये देखा गया है कि मानसिक रोग की कोई ना कोई बीमारी उन बच्चों में देखी गई है, जो कि हम पहचान ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि ये माहौल की वजह से ये बच्चा ऐसा ही है जिसकी वजह से ये कर रहा है ये व्यवहार। और अगर हम बात करें सुसाइड की, तो आजकल हम देख ही रहे हैं कि सुसाइड कितना ज्यादा कॉमन हो गया है। वो बच्चों की उम्र से लेके बड़ों तक हो गया है, लेकिन इस बच्चे की उम्र में यानी 15 से 24 साल की उम्र में देखा गया है कि ये दूसरा सबसे आम कारण है
किस तरह से बच्चों का जब देहांत होता है तो सुसाइड सेकंड नंबर पे आता है। और उसमें से 90% ये देखा गया है कि जो सुसाइड का कारण है कोई ना कोई मनोरोग यानी मेंटल इलनेस की बीमारी होती है। बाकी कारण और भी हो सकते हैं कि जैसे कि कई जो और कारण देखे गए हैं वो कि अचानक स्कूल का रिजल्ट खराब आ गया तो जिसकी वजह से बच्चा डर के कारण सुसाइड कर लेता है, या फिर कोई बच्चा माँ बाप या अपने परिवार वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जस्ट एज ए कोशिश कर रहा हो तो गलती से सुसाइड हो जाता है। लेकिन आम तौर पे आ, कोई ना कोई बीमारी अंदरूनी उनके अंदर निकलती है। आगे जो इसके वार्निंग साइन है वो मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगी, इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। दूसरे इस वाले आंकड़े में आपको जैसे मैंने बताया था कि सुसाइड जो है ये दूसरे नंबर पे आया है। जो पहले नंबर पे ड्राउनिंग ड्राउनिंग यानी डूब के मरने से सबसे आम कारण देखा गया है 15 से 19 साल वाले बच्चों में। एंड दूसरा नंबर जैसे आपको बताया था सुसाइड यानी आत्महत्या खुदकुशी करना सबसे आम कारण देखा गया है इस उम्र के बच्चों में देहांत होने डेथ होने का। अब पहले ये बताने से पहले कि आम तौर पे क्या परेशानियां होती हैं, कुछ धारणाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लोगों के दिमाग में होती है एक मेंटल यानी मनोरोग की बीमारी को लेके। हमें लगता है कि ये एक रोजमर्रा की कोई प्रायोरिटी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी जीवन में परेशानियां हैं, तो पहले हमें उन्हें देखना पड़ेगा। लोग शारीरिक बीमारियों को ज्यादा गौर करने लगते हैं सोच के कि मानसिक रोग कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसके कोई दवा की इलाज है। और आधे लोग ये मानते हैं कि ये खानदानी परेशानी है तो होगी तो उसका वो होके ही रहेगी, उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते। और कई लोग की ये धारणाएं रहती है कि ठीक है ये दिमाग का ही तो कोई परेशानी है और क्या कारण हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिमागी परेशानी मान लिया है ये, लेकिन इसके और भी कई कारण होते हैं जो इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं या समय से पहले उस बीमारी को ला सकते हैं। ये कारण होते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई तनाव चल रहा हो, तनाव बच्चों की उम्र में और हमारी उम्र में अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि बच्चा है तो उसकी उम्र अच्छी खासी खुशी चल रही है उसके जीवन में क्या ही तनाव होगा। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चा का जैसे अगर 13 से 19 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके तनाव हो सकते हैं कि कैसे वो दिखते हैं, कैसे उसको बाकी उसके दोस्त हैं कि नहीं है, उसके दोस्त किस चीज के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग वजन को लेके, कई लोग हाइट को लेके, कई लोग सुंदरता को लेके, मोटापे को लेके, या एग्जाम में किस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उनको बोलने का हिचक रहता है। तो कई तरह के बच्चों की उम्र में भी कारण होते हैं जिसके वजह से उन्हें तनाव होता है। दूसरा चीज जो होता है जो हम आम तौर पे हमें लगता है कि खाना पीना से क्या मतलब हो सकता है दिमागी परेशानी का। लेकिन ये देखा गया है कि अगर कोई शारीरिक रूप से अगर कोई हेल्दी नहीं है तो मानसिक रोग का भी उसको कई ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ढंग का बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारा मानसिक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन होता है कोई भी अगर मेडिकल बीमारी अगर हो रही हो, चाहे वो लंबे टाइम बुखारी हो, ब्लड प्रेशर की चाहे बीमारी हो, या शुगर की भी कोई बीमारी हो, कोई भी मेडिकल इलनेस बहुत लंबा चल रही हो और जो कंट्रोल नहीं है, तो वो बीमारी भी मनोरोग की बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर होते हैं हमारे कुछ दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने सेरोटोनिन या डोपामिन या इनका नाम अगर सुना हो, तो ये केमिकल का बैलेंस बनाता है हमारे दिमाग में जिसके कारण से हम अपने व्यवहार को कंट्रोल कर पाते हैं। हम ये कंट्रोल कर पाते हैं कि कब हमें ज्यादा हंसना है या कब हमें ज्यादा दुखी होना है। ये हमारे इमोशंस हमारे मन के भाव को कंट्रोल रखते हैं, तो इनके इम्बैलेंस होने की वजह से बीमारी हो जाती है। और कई तरह के जो खाद्य पदार्थ जो डाइट होती है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी को पूरी करती है, इसलिए उन डाइट को बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हमारे देखा गया है कि अगर हम ढंग की लाइफस्टाइल ना जिए, ढंग की लाइफस्टाइल से मतलब है कि हम एक्सरसाइज नहीं करें, हम जंक वाला या फिर ज्यादा फैट वाला जो खाना बहुत ज्यादा खाएं, हम मोटापे पे या उस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रहे हो, हमारे सोने के तरीके बिल्कुल ठीक नहीं हो, एक फिक्स पैटर्न नहीं हो, या तो बहुत ही कम सो रहे हो या बहुत ज्यादा सो रहे हो, या फिर हम खाना समय समय पे नहीं खा रहे हो, बहुत ज्यादा गैप कर रहे हो, तो ये सारे तरीके कुछ होते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा चीज होता है कि एक गट ब्रेन एक्सेस, इसके बारे में ज्यादा आपको विस्तार से नहीं बताऊंगी। ये एक एक तरह का एक्सेस होता है जो कि हमारा दिमाग से पेट वाले जो केमिकल्स हैं उनको जो एक तरह से कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करता है। ये एक्सेस वो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे
दिमाग के हमारे भाव को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें जेनेटिक यानी खानदानी बीमारी होने के साथ साथ ये सारे कारण होते हैं जो एक मनोरोग विभाग को मनोरोग बीमारी को कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि एडोलसेंट यानी चाइल्डहुड या एडोलसेंट वो उम्र का होता है यानी कि 13 से 19 साल का। आमतौर पे लोग जैसे मैंने आपको बताया कि मानते हैं कि ये बच्चे को ये तो खुशी का ही है, कोई टेंशन की तो बात है ही नहीं, कि वो मान के ही चलते हैं कि बड़े वाले उम्र में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। काम करना है, नौकरी करना है, सैलरी को लेके होता है, रेंट देना है घरों का, बिजली के बिल भरने हैं, तो उनको लगता है ये बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जो बच्चों को देखनी ही नहीं पड़ती, तो उन्हें लगता है इनको किस चीज का कोई टेंशन होगा। लेकिन हर एक उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके की परेशानियां होती है। जैसे कि कम उम्र वाले बच्चे होते हैं बेड वेटिंग, यानी कि वो अपने यूरिन को नहीं रोक पाते हैं डर के कारण, या फिर उसके कारण कपड़ों में टॉयलेट कर देते हैं, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं। कई बच्चे जो होते हैं उनकी इच्छाओं पे ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा है, तो वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। ये कुछ आमतौर पे कॉमन व्यवहारिक परेशानियां बच्चों में देखी गई हैं। और अब मैं आपको ये बताने से पहले कि क्या परेशानियां होती है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये उम्र बाकी उम्र से यानी बड़े वाले उम्र से कैसे अलग होती है, क्यों इस वाले उम्र को हमें ज्यादा ढंग की तरह से गौर करना चाहिए। अडोलसेंट यानी टीनेजर वाला वो ग्रुप है, वो उम्र होती है जिसमें कि हम धीरे धीरे बच्चे की उम्र से धीरे धीरे एडल्ट यानी बड़े की तरफ हम होते जा रहे हैं। 19 के यानी हमारी सोच एक बच्चे वाली सोच से धीरे धीरे हमारी सोच बदलती जाती है। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि वो भी किसी चीज के लिए निर्णय ले, उनको भी किसी चीज के लिए कोई परिवार में डिस्कशन चल रहा है तो उनसे भी कोई उनकी राय पूछी जाए। और कई तरह की हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर होते हैं। कई तरह के उनकी हाइट चेंज होती है, उनका वेट वजन कम चेंज होता है, जिस तरह से वो दिखाई देते हैं धीरे धीरे इस उम्र में वो चेंज होता है। और अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं, जैसे छोटा बच्चा यानी फिफ्थ क्लास या इसमें पढ़ाई को लेके उतने ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। जैसे हर जगह गवर्नमेंट ने भी कर रखा है, ठीक है फिफ्थ तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सब पास होते जाएंगे, तो माँ बाप भी बच्चे भी उतना पढ़ाई में गौर नहीं करते, पर धीरे धीरे वो पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जाता है। हम ना चाहते हुए भी हम कंपेयर करते रहते हैं कि वो बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, आप क्यों नहीं इतने पढ़ पा रहे, तो एक तरह से एकेडमिक प्रेशर, स्कूल का प्रेशर वो बढ़ जाता है। स्कूल में आपस में दूसरे बच्चों के साथ या बड़े हो या छोटे हो उसका किस तरह का व्यवहार होता है, कैसी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, वो एक बच्चे को प्रेशर होता है। इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस यानी नई चीजों को वो ट्राई करना चाहते हैं। वो नई चीजें गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं, तो इसलिए अगर उन गलत चीजों के हम नजरअंदाज कर दें या फिर हमने पहले से समय से उन्हें नहीं समझाया कि वो गलत क्यों है, तो बच्चा उन चीजों में ज्यादा पड़ता जाता है। कि कई मूवीज में वो देखते हैं कि बच्चे कि लोग सिगरेट पी रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं, तो उनको लगता है कि एक बार ट्राई किया जाए, ऐसा क्या चीज है कि ये क्यों इतना लोग पीते हैं। तो जब तक उन्हें खुद को ये नहीं समझ में आएगा या बताया जाएगा माँ बाप की तरफ से या स्कूल की तरफ से कि क्यों ये गंदी चीजें हैं, बच्चे उन चीजों में ज्यादा घुस जाते हैं, जिसकी वजह से और तरीके की बीमारियां चालू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडोलसेंट हेल्थ यानी एडोलसेंट हेल्थ में और क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण से ये वाला उम्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम बच्चों पे गौर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे जितने भी मनोरोग बीमारियां होती है इस उम्र से चालू होती है। चाहे वो उदासीपन हो, चाहे वो घबराहट की परेशानी हो, चाहे वो अगर आपने सुना हो कि जो कई लोग होते हैं जिनको कि अपने आप से बात करते हैं, जिनको शक वहम की बीमारियां होती है, इस तरह की सारी बीमारियां इस उम्र से शुरुआत होती है इन बीमारियों की। और जैसे लड़कियां हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन का इस तरह इसी वाली उम्र में चालू होता है, किस तरह से उस वाले टाइम पे डील करना है, तो बच्चा काफी चिड़चिड़ा हो जाता है इस उम्र में। कई टाइम पे जिसे नहीं समझाया जाए तो 18 साल की कम उम्र में भी जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो उस कारण से वो एक नई परेशानियां होती हैं। और हमारा दिमाग का विकास ये वो वाला फेज है जो हमारा दिमाग का पूरा अडल्ट यानी बड़े इंसानों जितना विकास नहीं हुआ है। ये एक ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है जिसमें कि पूरी तरह से बच्चे को समझ नहीं होती है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन
बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि हाँ, मुझे सब लोगों से ज्यादा आता है, मुझ पे सब लोग ध्यान दें। तो ये वाला वो उम्र है कि उसको सही गलत का हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो क्यों गलत है या क्यों सही है। खाली अगर हम ये बता दें कि हाँ गलत है, तो वो बच्चा नहीं समझेगा। तो हर चीज का हमें कारण देना पड़ता है कि ये क्यों गलत है। तो इसीलिए ये, और प्लस यूथ यानी जो यंग एज ग्रुप है, वो वाला एज ग्रुप है जो कि सोसाइटी का नींव होता है। कि कि अगर सोसाइटी के यंग लोग ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो आगे चल के पूरी तरह से सोसाइटी सफर करेगी। इसलिए इस उम्र पे खास तौर पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अब आपको मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि क्यों टीनेज वाला ग्रुप में जो परेशानियां होती हैं वो अडल्ट यानी कि जो हम लोग हैं उनसे अलग होता है। जो टीनेज की परेशानियां होती हैं, वो बच्चा जो खुद है उसको ये नहीं समझ में आता है कि उसको कोई परेशानी हो गई तो कहाँ दिखाना चाहिए। उसको ये जानकारी उतनी नहीं होती है कि कहाँ पे डॉक्टर है, किस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किस तरह के डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। किस तरह की जो उसको नॉलेज है, वो ढंग की प्रॉपर नॉलेज जो होती है वो बच्चों को नहीं होती है। और कई बच्चों की जो परेशानियां होती हैं, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि दूसरी परेशानियों से लिंक यानी मिल के होती है। जैसे कि कई बार देखा गया है कि बच्चों की परेशानियां ज्यादातर उन परिवारों में ज्यादा होती है जिसमें परिवार की अपनी कोई परेशानियां ज्यादा चल रही हो, कि माँ बाप में किसी चीज को लेके अनबन चल रही हो, कोई जैसे कोई माँ बाप में डिवोर्स हो गया हो उसकी वजह से, या फिर कोई माँ या पिताजी में से कोई बच्चों को कोई मार रहा हो या कोई ज्यादा डांटता हो। तो उस तरह के परिवार में ये लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सारे व्यवहार जरूरी नहीं है कि कोई मानसिक रोग की तरफ ही इशारा कर रहे हो, लेकिन हमें बच्चों की उम्र के हिसाब से देखते हुए ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि किन चीजों में हमें बच्चों की मदद करने की जरूरत है। मान लिया कई चीजों को मे बी डॉक्टर के लेवल की इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन कई लक्षणों को माँ बाप के लेवल पे भी सुलझाया जा सकता है अगर वो उस चीजों को समय पे गौर करके ध्यान दें। और कई परेशानियां ऐसी होती है कि अगर हम आगे चल के बच्चों से ना बात करें, बच्चों से फ्रेंडली तरीके से अगर हम शुरुआत से बात नहीं कर रहे हो, तो बच्चे उतना अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आधी चीजें में बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कोई बीमारी है या नॉर्मल चीज है या क्या है। और बच्चों में इलाज के तरीके बड़ों से थोड़े से अलग होते हैं। जिस तरह के कई बीमारियों में दवाइयों के अलावा बातचीत के तरीके होते हैं जिनसे कई तरह की परेशानियां ठीक हो जाती है। अब हम बात करें कि बच्चों की किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट, किस तरह की उनका नीड होता है। ये जो मैं ये नहीं कहूंगी कि 13 से 19 साल वाले बच्चों की जरूरत है, ये ज्यादातर बच्चों में इस चीजों की उम्मीद होती है कि ऐसा परिवार में, स्कूल में या आसपास के दोस्तों रिश्तेदारों, इन चीजों पे वो ध्यान दें। सबसे पहला चीजें होता है अटेंशन। अटेंशन यानी कि वो ये उम्मीद रखते हैं कि घर वाले, परिवार वाले, उनके दोस्त जो हैं वो उन पे ध्यान दें, उन पे गौर करें, उनको नजरअंदाज ना करें चीजों को लेके, कोई भी काम को लेके। दूसरा चीज होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी बच्चा ये उम्मीद रखता है कि चाहे वो कभी कभार कोई गंदा व्यवहार भी कर रहा हो या बाकी बच्चों से पिछड़ गया है, वो चाहे पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो माँ बाप उनको एक्सेप्ट करें और उन बच्चों की जो कमियां हैं जिनको लगता है कि वो बच्चे पूरा नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी उनको एक रेस्पेक्ट दें, उनको एक्सेप्ट करें कि ठीक है हमारा बच्चा जैसा है वो हमारा बच्चा है, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी भी है, चलो कुछ बाकी लोगों के हिसाब से नहीं भी है तो। और रेस्पेक्ट से मतलब होता है कि जैसे किसी भी बच्चे को ये पसंद नहीं होता कि कोई गलत चीज पे टोक रहे हैं तो सबके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं तो तुरंत उस बच्चे को डांट दिया जाए, तो उससे बच्चा बहुत एम्बैरेस फील करता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बाई चांस आपको बच्चे को कुछ समझाना भी है कि कुछ गलत कर दिया है, तो वो तब समझाया जाए कि जब ज्यादा लोग नहीं बैठे हो। मतलब कि अगर आप कि मम्मी किसी बच्चे को समझा रही है तो बस आप दोनों ही आपस में बात करो कि कोई दूसरा उस चीज को ना देख रहा हो, खास तौर पे उसके दोस्त उस वक्त ना प्रेजेंट हो, क्योंकि फिर बच्चों को यही लगता रहता है कि आगे चल के अब मैं कैसे फेस करूंगा, कैसे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो चौथी चीज होती है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग यानी बच्चों को ये हमेशा लगता रहना चाहिए कि वो एक परिवार का हिस्सा है। कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हर इम्पोर्टेंट निर्णय में बच्चों का राय लिया जाए,
लेकिन छोटी छोटी निर्णय में अगर हम बच्चों की भी राय लें, जो आपको लगता है कि बच्चों की उम्र के निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि घूमने जाना है, तो हम बच्चों से चॉइस ले सकते हैं कि यहाँ जाएं कि हम यहाँ जाएं। कुछ खाने का ही चीज हो गए कि चलो कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कि दोनों में से हम क्या चीज बनाई जाए, तो वो चीजें हम बच्चों से राय ले सकते हैं। और कुछ चीजें जो कि आप हमें लगता है कि बच्चों की उम्र में आप काम दे सकते हैं, जैसे कि किसी के घर में कोई पेट होता है, तो हम बच्चे को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको रोज घुमाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो इससे बच्चों को भी लगता है कि हाँ, हम परिवार में किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई हम परिवार के लिए काम कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी चीजें आपको लगता है कि मार्केट से लानी है, कुछ करनी है, तो उसमें बच्चों को कोशिश करो कि उनको भी इन्वॉल्व करो, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, कि क्या क्या चीजें होती है जो परिवार में करनी होती है और उसको किस तरह से डील करना चाहिए। तीसरा पांचवा चीज होता है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट यानी कभी सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। कभी एग्जाम में ढंग से परफॉर्म नहीं किया, कभी किसी टीचर ने डांट दिया, कभी किसी दोस्तों से लड़ाई हो गई। तो उसमें कुछ फेज आता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, चुप रहता है या खाना नहीं खाता है। तो उस चीज में हमें उन लक्षणों को पहचानना है कि बच्चा आम तौर पे जो व्यवहार करता है उससे थोड़ा अलग कर रहा है, तो क्यों ऐसा अलग कर रहा है। तो उसमें बच्चों को उस समय में वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। इमोशनल सपोर्ट आधे टाइम में हम उनसे बच्चे से बात करके ही बच्चे को एटलीस्ट ये लगने लगता है कि हाँ, कोई ना कोई है उनका बुरे समय में भी ध्यान रखने के लिए। छठी चीज होती है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी कि हम बुरी चीजों के लिए हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तुमने आज अच्छा नहीं किया, या तुम इतना गंदा लिखते हो, या तुम इतना गंदा एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा रोजमर्रा के टाइम में या कभी भी कोई अच्छा चीज करता है, तो हमें समय टू समय उस अच्छी चीज के लिए भी बच्चे को बढ़ावा देते रहना है कि हाँ, तुमने ये आज, या तुम ये बहुत ही अच्छा करते हो। और और लास्ट चीज है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी ठीक है, ये चीज भी है कि हमें बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, लेकिन हम एक दोस्त का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कई चीजों में एक बाउंड्री होती है जो कि दोस्त और हमारे बीच में होती है। हमारे कुछ नियम होते हैं जो बच्चों को पालन करने होते हैं। बच्चा एक अपने दोस्त से किसी भी तरीके से बात कर सकता है, वो हम नहीं कर सक वो हमारे साथ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे को ये बढ़ावा देना है कि वो अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, जो कि उसके उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनके साथ बातचीत करे। लेकिन खास तौर पे उस इन्वॉल्वमेंट में जिसमें आस पड़ोस में बच्चों में, हमें ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि किस तरह के बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है कि दूसरों से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। तो आप लोगों को पूरे टाइम चाहे इनडायरेक्टली मॉनिटर करते रहना है कि किस तरह के ग्रुप को वो फॉलो कर रहा है। अब परेशानियां जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, कई तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से मानसिक रोग होते हैं। जो हमारे एक तरह से तीन ग्रुप में हमने जो हमारे सोसाइटी है उसको हमने डिवाइड किया है। जो अलग अलग जो ग्रुप है उसके अलग अलग कुछ पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव यानी जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो हमारे मानसिक रोग होने के चांस को कम करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर यानी मानसिक रोग होने के चांस को बढ़ा देते हैं। ये तीन ग्रुप जो है, पियर पियर यानी होते हैं कि हमारे जो आसपास के दोस्त हैं, किस तरह के दोस्ती का माहौल है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कारण बनता है किसी परेशानी को बढ़ाने या कम करने में। दूसरा होता है फैमिली, हमारे आसपास का जो परिवार है। तीसरा होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समाज कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बीमारी को कम या ज्यादा करने में। तो सबसे पहले है हमारा पीयर ग्रुप, यानी किस तरह के हमारे दोस्त हैं। अगर हमारे दोस्ती अगर बच्चों की दोस्ती अगर इस तरह के बच्चों में है कि जो कि ज्यादा किसी नशे में नहीं इन्वॉल्व है, या फिर ज्यादा कंप्यूटर या गेमिंग में इन्वॉल्व नहीं है, या खेल कूद में ज्यादा है, या ढंग के बात करते हैं, कोई गाली गलौज वाली तरीके से बात नहीं करते हैं, तो इस तरह के माहौल में आपके बच्चा भी सीखेगा कि कैसा माहौल करना चाहिए। फिर कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है स्कूल में आपस के बच्चों में, कि कितने ज्यादा एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं जिससे कि पढ़ाई के अलावा बच्चे बाकी चीजों में ध्यान दें। तो वो एक पॉजिटिव चीज होती है कि बच्चे में परेशानी होने के चांसेस कम होते हैं, बच्चों के अंदर हिचक कम आती है, और बच्चा कंफर्टेबल रहता है अपने परेशानियों को शेयर करने में दूसरे में। दूसरी तरफ अगर पीयर ग्रुप में बुलिंग यानी कि परेशान करना,
बच्चे को कई बार होता है कि हाई स्कूल जो ऊपर वाले क्लास वाले बच्चे होते हैं वो नीचे वाले बच्चों को परेशान करते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो दोस्त बनाने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते तो अकेलापन महसूस करते हैं। कई बच्चे हैं वो कि झूठ बोल के कहीं ना कहीं क्लासेस मिस करते जाते हैं और माँ बाप उन चीजों पे ध्यान नहीं गौर नहीं कर पाते हैं। उनके आसपास के दोस्त ऐसे हैं जो कि नशा के आदी हैं या फिर कई तरह की उम्र जो होती है, जैसे कि अगर ये जो मैंने आपको बताई कि टीनेजर वाला ग्रुप है, ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस उम्र में बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस ज्यादा होना। तो ये वाले हमारे पीयर के फैक्टर जिस तरह के दोस्त बनाते हैं, इन फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के दोस्त बच्चा बना रहा है। दूसरा आता है फैमिली का। फैमिली यानी पेरेंटल एजुकेशन। पेरेंटल एजुकेशन मतलब किस तरह के हम बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं कि हमने बच्चों को धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कई चीजों के बारे में सिखाना चाहिए कि किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, किस तरह के लोगों से नहीं मिलना चाहिए, कैसे हमें पहचानना चाहिए कि क्या गलत संगत होती है, क्या सही संगत होती है, किस तरह के अगर किस तरह के नशा जो होते हैं या कौन कौन से नशे होते हैं वो किस तरह से नुकसानदायक होते हैं, किस तरह के खान पीन के पदार्थ होते हैं जो कि हमें ज्यादा खाने चाहिए या कम खाने चाहिए। इस तरह की एजुकेशन और जो है हमें बच्चों को समय टू समय देते रहने चाहिए। और कितना परिवार का आपसी मेल जोल है, कितना आपस में परिवार लड़ते झगड़ते नहीं है, जो भी कोई परेशानियां आती है वो बिना लड़ाई झगड़ा करे उसको हल करते हैं। उस पर निर्भर करता है कि कितना स्टेबल आपका परिवार है, उतना ही स्टेबल आपका बच्चा रहेगा। कई चीजों में रहता है कि परिवार वाले आपस में चिंताएं को डिस्कस करते हैं, उसको आपस में मिलजुल के हल निकालते हैं। तो उस तरह के परिवार वालों में देखा गया है कि जो मनोरोग की परेशानियां कंपैरेटिवली कम होती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई जगहों पे एक ही माँ बाप में से एक ही पेरेंट होता है जो बच्चों को पाल रहा होता है। कारण हो सकता है कि किसी कारण से किसी एक पेरेंट का देहांत हो गया हो या फिर डिवोर्स हो गया हो या किसी कारण से जॉब को लेके वो साथ ना रह रहे हो। तो इस तरह ये देखा गया है कि जिस परिवार में माँ बाप दोनों एक साथ बच्चे पालते हैं उस तरह का परिवार कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी रहता है। और अगर पेरेंटल डिसएंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट मतलब कि कोई भी बच्चों की परेशानियां आ रही हो, अगर माँ बाप उस पर ज्यादा तौर पे गौर ना करते हो क्योंकि वो अपनी चीजों में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, तो इस तरह की परेशानियों में भी ये परेशानी ज्यादा देखी गई है। हंगर हंगर यानी कई लोगों की नौकरियां जिस तरह से होती हैं उसमें ज्यादा अ, पैसे माँ बाप नहीं कमा पाते हैं, तो जो बेसिक हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। तो बच्चा इस उम्र में नहीं समझ पाता है कि दूसरे बच्चे के पास सब चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, तो चीजों को कंपेयर करने लगता है। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आने लगती है। तो इस कारण से जब तक हम उस बच्चे को ढंग से समझाएंगे नहीं कि क्यों उसको सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो बच्चा जो है आप लोगों से दूर होता जाएगा। तीसरा जो कारण होता है जो समाज का कारण है, यानी समाज में जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, किस तरह की जो हमारी एक तरह से बिलीफ हमारा सिस्टम कैसा है कि कैसा हम जैसे कई परिवार में बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग बिलीफ रहता है कि बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए, कोई बड़ा आता है उसके हाथ पैर जोड़ने चाहिए, बड़े लोगों से अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, समय टू समय वो सारे त्योहारों को मनाते हैं, पूजा पाठ टाइम से करते हैं। तो ये सारे जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फैक्टर होता है किसी परिवार को जोड़े रखने के लिए। आस पड़ोस के जो हमारे लोग हैं वो कैसे हैं, उनसे हमारा किस तरह का रिश्ता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कैसे बच्चे की ओवरऑल विकास होगा। बच्चा बाहर कितना जाता है, बड़ो चाहे वो दोस्तों के साथ ही जा रहा हो या परिवार के साथ कोई पार्क में जाना, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, या फिर कितना बच्चे को मौका मिलता है अपने टीचर से अपनी चिंताओं को शेयर करना। तो जितना उसको ज्यादा मौका मिलेगा अपनी टीचर से शेयर करना, जितना टीचर जो क्लास की है वो उसके साथ थोड़ी सी उस तरह से फ्रेंडली है अपनी चिंताओं को शेयर करने में, तो वो चांसेस रहते हैं कि बच्चा परेशानियों में दूसरों से मदद टाइम से मांगेगा। कुछ दूसरे तौर पे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि आस पड़ोस के माहौल में या इवन परिवार में भी कोई नशा का आदी है। कॉमन आम तौर पे जो भारत में है शराब और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ये आम तौर पे देखे गए हैं कि ये दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। तो ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन नशों के आदी ना हो तो हमें एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। तो यानी हमें भी इन नशों से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा आम कारण होता है मीडिया। इसलिए हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा
किस तरह की चीजों को टीवी पे देख रहा है, कि मूवी से, सीरियल से जो एड्स आते हैं, उन तरह की चीजों से बच्चा सीखता है कि ये चीजों से जो है बच्चों को लगता है कि हाँ इन चीजों से हम ज्यादा जो है वो अपने आप को बूस्ट करने लगते हैं। उनको लगता है बहुत स्टाइल स्टेटस है कि कोई लोग जो है वो नशा कर रहे हैं। तो ये सारे अगर चीजें आसपास रहती हैं तो बच्चा गलत तरफ जाने के ज्यादा झुकाव में चला जाता है। अब जो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ आम कारण है जो कि मनोरोग बीमारी को कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जैसे आपको समझाया कि आस पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में किस तरह का माहौल है। जितना खुशी भरा माहौल आसपास रहेगा उतना बीमारी कम होगी। कितना स्ट्रेस फैक्टर हमारी जिंदगी में है, स्ट्रेस जैसे मैंने बच्चों के लेवल पे बताया, उनके लेवल पे एग्जाम को लेके, अपनी शक्ल को लेके, वजन को लेके, हाइट को लेके, ये सारे उनके जीवन में स्ट्रेस रहते हैं। रिलेशनशिप माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, आस पड़ोस के साथ कैसा उनका रिलेशनशिप रहता है। कितना नशे की तरफ वो बच्चा झुकाव है, उसकी तरफ रहता है कि नशे की एक अलग बीमारी, नशे और तरह की और मानसिक रोग की बीमारियों को बढ़ा देता है। ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी कोई जरूरी नहीं है कि ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट ही हो। ट्रॉमा बच्चे का उस तरह से भी हो सकता है, अचानक जो है बच्चे को न्यूज आई कि वो फेल हो गया है या किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ, वो भी बच्चों के लिए एक तरह से ट्रॉमा का ही एक्ट करता है। लॉसेस, लॉसेस यानी किसी के बहुत ज्यादा अटैच्ड है किसी परिवार वाले से, दोस्त से, तो वो किसी कारण से वो उनका मतलब उनकी डेथ हो जाए, तो यानी होता है लॉसेस। डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट ना लें, ढंग से हम फिजिकल हेल्थ को यानी एक्सरसाइज, नींद को लेके, खान पान को लेके अगर हम ढंग से ना मेंटेन करें तो वो भी मानसिक रोग की बीमारी को कॉज कर सकता है। आखिरकार में जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं कि खानदान में कोई परेशानी चल रही हो तो हमारे भी चांसेस बढ़ जाते हैं उस बीमारी को होने के लिए। ये आमतौर की कुछ बीमारियां हैं जो इस उम्र के बच्चों में देखी गई है, जैसे कि वॉयलेंस, दूसरों के प्रति भी वॉयलेंस हो सकता है। और इस उम्र के बच्चों में खुद ज्यादातर भी वॉयलेंस के शिकार होते हैं। वॉयलेंस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज परिवार के विदिन भी कारण हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं। इसलिए हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि बच्चों का व्यवहार हाल फिलहाल में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, बच्चों के शरीर में कुछ अजीब से निशान तो नहीं बनने लगे हैं। तो इस तरह का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। बच्चा क्योंकि क्यूरियस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर में हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना, या फिर कोई नशे को कोई ट्राई करना, या फिर स्कूल को मिस करना, ये कुछ रिस्क टेकिंग बिहेवियर है जो बच्चा करने लगता है इस दौरान में। तो जब तक बच्चे को समझाया नहीं जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी इसके नुकसान क्या है, बच्चा उन चीजों में ज्यादा घुसता जाएगा। मोटापा एक आम कारण हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में जंक फूड बहुत ज्यादा बच्चे प्रेफर करने लगे हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारा हरी सब्जियां जो भी हम घर का खाना बनाते हैं उन कारण पे। यही कारण है कि मोटापा क्योंकि इतना बढ़ गया है, तो एक ईटिंग डिसऑर्डर जो कि पहले वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा होती थी, अब भारत में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर की वजह से सब लोगों को यही धारणाएं मन में आ गई है कि कोई इंसान जितना पतला होगा उसको इतना ही ज्यादा स्वीकार करा जाएगा सोसाइटी में। तो इस कारण से इस उम्र में ये ईटिंग डिसऑर्डर वाली बीमारी बहुत ज्यादा आमतौर पे कॉमन हो गई है। एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट की, इंपल्सिविटी यानी अचानक बच्चा गुस्से में कोई चीजें तोड़ फोड़ करने लगे, अपना नुकसान कर दे, या फिर उदासीपन की या सुसाइड की, या फिर कोई नशों के आदी होना, ये आम बीमारियां हैं जो कि इस उम्र के बच्चे में हम देखते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ आम तौर पे किस तरह के लक्षण होते हैं जो कि हमें गौर करने चाहिए, जिससे कि हम ये पहचान सके कि हाँ हमारे बच्चे में इस तरह की परेशानी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज्यादा चिंता करने लगा है चीजों को लेके, वो ज्यादा घबराने लगा है, उस घबराहट के आमतौर पे लक्षण यही हो सकते हैं कि बच्चा बहुत बेचैन रहेगा, वो बहुत ज्यादा उसको पसीने रहेंगे, एक जगह टिकने की कोशिश नहीं करेगा, किसी चीज पे गौर कर नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि मेरा कंसंट्रेशन, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, और फोकस हट रहा है मेरा को, मैं चीजें आसानी से भूल जा रहा हूँ। तो ये कुछ आम लक्षण, और दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस में तकलीफ होना, तो ये कुछ आम लक्षण होते हैं घबराहट, एंजाइटी के।
दूसरा होता है कि उसको नींद में कोई परेशानी आ जाए। नींद में परेशानी यानी नींद कम भी हो सकती है, नींद बढ़ भी सकती है। तो हमें इस लक्षण पे खास तौर पे ध्यान देखना है कि आम तौर पे हमारा बच्चा कितना सोता था और उसमें अचानक उस नींद में कोई बदलाव तो नहीं आ गया है। और अगर आपका बच्चा जो आम तौर पे इसका इंटरेस्ट होता था, चाहे वो खेलने में हो, चाहे टीवी देखने में हो या अपने खिलौनों में हो, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यानी बच्चा आपके कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहा है। उसके दोस्त या तो उसने अपने दोस्त बहुत ही कम कर दिए या उसका दोस्तों का ग्रुप जो है वो अचानक ही बदल गया है। तो ध्यान करो कि वो जो बदला हुआ ग्रुप है वो किसी गलत संगति वाला ग्रुप तो नहीं है जिसमें कि वो जिसकी तरफ वो ज्यादा आकर्षित हो गया है। सोशली विड्रॉल यानी कि लोगों से बातचीत करना वो अवॉइड करने लगा है, चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे टीचर हो। उन सबसे वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगा। बीच बीच में आपने देखने लगो कि कोई सिगरेट के कोई बड है, कोई शराब की स्मेल है या फिर अननेसेसरी कोई टैबलेट्स आपको घर में मिलने लगे या फिर कोई आपको इंजेक्शन के निशान बच्चे में दिखने लगे। तो इस चीज पे खास तौर पे ध्यान रखना है कि यानी आपका बच्चा चांसेस है कि नशे के आदी हो रहा है। अगर आपके खान पान के तरीके बहुत ज्यादा बदल गए हो कि या तो आपका बच्चा ने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया है या जरूरत से ज्यादा ही खाना चालू कर दिया हो जंक फूड पे, या कोई भी तरह का खाना बहुत ज्यादा खाने लगा है, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि जब भी उनको टेंशन रहती है या घबराहट होती है तो वो खाने की चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरा चीज है ट्रबल विद द लॉ। ट्रबल विद द लॉ यानी कि जो हमारे नियम है, जो कि हमें इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए, कि हमें कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा चोरी करने लगता है, रात रात को बाहर ज्यादा घूमने लगता है, गलत संगति के दोस्तों में जाने लगता है, नशे में ड्राइविंग करने की कोशिश करता है, स्पीड लिमिट को क्रॉस करके ड्राइव करने लगता है। इस तरह के बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होने लगे कि यानी आपके बच्चे में कोई ना कोई परेशानी चल रही है। और उसको नेगेटिव नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आने लगे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के या फिर हर चीज को नेगेटिव की तरह लेने लगे कि कोई या अपने भविष्य को लेके अभी को लेके वो नकारात्मक बात करने लगे कि जैसे इस तरह की जिंदगी का क्या फायदा है जीने का। इस तरह की अगर सोच बच्चे में आने लगे तो यानी आपका बच्चा जो है कोई ना कोई मानसिक रोग की तरफ बढ़ रहा है। और इसके अलावा और जो लक्षण होते हैं हमारे मूड चेंज यानी हमें ये दिखने लगे कि बच्चा चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, छोटी छोटी बात पे रोने लगा है, जो आपको लगता था पहले तो रोता ही नहीं था ये चीजों में। और जैसे मैंने बताया कि चुप ज्यादा होने लगा है, कभी बहुत ज्यादा अचानक से गुस्से में बोलने लगता है, कभी अचानक से शांत हो जाता है, जो आपको लगता है पहले उन कारणों पे नहीं होता था। अचानक आपके बच्चे का या तो बहुत ही ज्यादा वजन बढ़ गया हो या अचानक ही बहुत ही ज्यादा बच्चे का वजन घट गया हो। और आमतौर पे जैसे कई घरों में हम कब्जी के लिए दवाइयां रखते हैं, तो जो बच्चे जो हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है वो ये कब्जी की जो दवाइयां हैं, जो ज्यादातर सिरप आता है उसको लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि कई जगहों पे ये वो आर्टिकल या मीडिया पे पढ़ लेते हैं कि इस तरह की दवाइयां लेने से वजन जल्दी घट जाता है। इसलिए दवाइयों के खास तौर पे ध्यान रखें कि बच्चे के एक्सेस में दवाइयां ना रखी जाएं। और तो उन चीजों पे चाहे लॉक करके रखें या जैसे भी, कि बच्चे उसका गलत फायदा ना उठाए। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है, जो उदासीपन में बच्चा जा रहा है या घबराहट में है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा फुल स्लीव्स के कपड़े ज्यादा पहनने लगे तो आपको जैसे कि भरी गर्मियां है वो चीजें फुल स्लीव्स का पहन रहा है, गला ऊपर तक पहन रहा है, तो ये चीजों का कुछ ध्यान रखें। कई चीजें जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है वो अपने हिस्से छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि कोई कट मार दिया है या कुछ तो उनको छुपा रहा हो आप लोगों से। कई चीजों में बिहेवियर यानी व्यवहार जिस तरह का बच्चा होता है, बच्चे का जिस तरह का व्यवहार है वो बदल जाता है। वो बच्चों से, आस पड़ोस से छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करने लगता है, लड़ने लगता है। और उसको ये अपने आप ये एक तरह से इच्छा जागने लगती है कि कैसे मैं दूसरे का गुस्से में नुकसान कर दूं, कि मैं वो ऐसा उसको ऐसे विचार आने लगता है कि वो अपने इमोशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की परेशानियां भी एक मानसिक रोग की तरफ जाती है। हर बार मानसिक रोग व्यवहार के लक्षण के रूप में ही नहीं आता है। कई बार जो होता है वो इस तरह के शारीरिक लक्षण के रूप में भी मानसिक रोग की बीमारियां चालू हो जाती है। जैसे कई बच्चों को बिना कारण से पेट दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, जिसका कोई भी कारण नहीं निकल पा रहा है, तो ये भी इनडायरेक्टली लक्षण होता है कि आपका बच्चा कोई ना कोई मानसिक रोग का शिकार हो रहा है। अब ये तो हमने आपको बता दिए कि आम जो है लक्षण क्या होते हैं इस तरह की परेशानियों के। अब मैं आपको कुछ तरीके बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं इस तरह के लक्षण को समय से पहचानने में और अपने लेवल पे हम इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं।
जैसे कि आपको बताया है, जो सारे लक्षण है वो आपके आते हैं ऑब्जर्व में, कि बच्चों को ध्यान दे कि किस तरह के, जैसे मैंने आपको बताया था, व्यवहार को लेके, उनको नींद को लेके, उनको खाने को लेके कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। बच्चे की बात को हमें सुनना चाहिए। कई बार होता है कि हम अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि बच्चा स्कूल से आया है, अपनी सारी चीजें बताना चाहता है, तो हम उस चीज पे गौर ही नहीं कर पाते, तो समय टाइम से टाइम पे बच्चा वो धीरे धीरे बात बताना बंद कर देता है। और हमें ये चीज अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हम बच्चे की मदद अपने लेवल पे कर पा रहे हैं, किस टाइम पे हमें दूसरों की यानी डॉक्टर की, दोस्तों की जरूरत है, तो टाइम से वहां पहुंचाया जाए। फिजिकल हेल्थ यानी कि एक्सरसाइज, खाना, उस तौर पे खास तौर पे उन चीजों का ध्यान रखना है, उनका बैलेंस पूरा होना चाहिए। नींद प्रॉपर बच्चे की होनी चाहिए, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। समय टू समय बच्चे के साथ कम्युनिकेट यानी बातचीत करते रहना चाहिए कि बच्चे का कैसा दिन जा रहा है, क्या परेशानियां चल रही हैं। पूछते रहो कि कोई ऐसी परेशानियां है जो अपने लेवल पे नहीं डील कर पा रहा है, उसको एनकरेज करो कि मिल के कोई सॉल्यूशन निकालने का, कि चलो हम मिल के करते हैं कि इसका क्या हल निकल पाएगा। ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को इनकरेज करना है अपना हल निकालने के लिए। हमें ये नहीं करना है कि हमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है तो उसका काम जो है वो खुद करने बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि आगे सेम सिचुएशन आ गई तो बच्चा कभी भी तैयार नहीं रहेगा उस परेशानी को फेस करने में। बच्चा हमेशा यही उम्मीद रखेगा कि माँ बाप तो है, वो इस परेशानी का हल निकाल देंगे। तो मदद तो करनी है, लेकिन मदद उतनी करनी है कि बच्चा उस मदद से कुछ सीखे भी। बच्चे को हमेशा ये लगता रहना चाहिए कि आसपास वाले लोग उसको प्यार करते हैं। अननेसेसरी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं, और आसपास का माहौल खुशी भरा माहौल हमें रखना है। और हर पॉजिटिव चीज को बच्चे पे को प्रेस करते रहना है। हमेशा आस पड़ोस या उसकी उम्र के बच्चों से कंपेयर नहीं करता रहना है। बच्चों को हमें ये समझाना जरूरी है कि एक्सरसाइज उनके जीवन में क्यों जरूरी है। उससे पहले हमें खुद ये समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज के क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि अगर हम खाली बच्चे को ये बोल देंगे जाओ तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो बच्चा कोई नहीं समझेगा कि क्यों एक्सरसाइज करें, उसके क्या मतलब है, क्या फायदा है। तो ये बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करने से हम फिट ज्यादा रहते हैं, हमारे अंदर लेजीनेस कम होते हैं, हम अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, हम ज्यादा अटेंटिव होते हैं, तो हम कंसंट्रेट चीजों पे ज्यादा कर पाते हैं, हमारी मेमोरी ज्यादा शार्प होती है, हमारी नींद उससे बेहतर होती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारा फिजिकली हम हेल्थी रहते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा चीजों को लेके बढ़ता है। और ये भी देखा गया है कि घबराहट, उदासीपन, तनाव जैसे बीमारियां हैं वो उन लोगों में कम होती है जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा ये कुछ आम तौर पे खाने की चीजें हैं जो कि देखी गई है कि जो हेल्थी डाइट में हमें डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग यानी ब्रेन जो है हमारा हेल्थी होता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के केमिकल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो इनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से उदासीपन, घबराहट, तनाव की बीमारियां कम होते हैं। जैसे कि अ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि जो भी वेजिटेरियन है वो उस हिसाब से उन डिश को चूज कर सकता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो मछली हो गया, फिर जो भी अगर ऑलिव ऑयल कोई पसंद करता है तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें अपने खाने के अंदर डाल सकता है। कुछ मैं आपको एंड में कुछ इजी आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो आम तौर पे बच्चों में जो लक्षण देखे गए हैं, जैसे कि नशा। किस तरह से हम बच्चे को नशे से दूर रखें, तो हमें बच्चों को समय पर समय ये समझाना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा या बड़ा या कोई भी उनको ऑफर करता है कि चलो ये एक बार ट्राई कर लो, तो बच्चे को ना बोलना सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों ना करना है। ना करने के लिए आपको ये सिखाना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या है। तो आपको इसलिए ये साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरह के दोस्त बना रहे हैं, उस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। सभी परिवार वालों को कोशिश करनी चाहिए अपने कुछ नियम या कानून बना के रखें, और जो बच्चे को उस कानून का पालन करने के लिए बार बार उसको सिखाया जाए। ये जो नियम है ये बच्चों को बैठा के उन्हीं के साथ बनाए जाए, जिससे बच्चे को ये ना लगे कि माँ बाप ने अपने आप सोच के कुछ ना कुछ नियम बना के बैठ गए हैं। तो बच्चे को भी उस निर्णय में शामिल करो, बच्चे को अपना पनिशमेंट डिसाइड करने लो तो कि अगर वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या करना है। समय पड़ने पे हमेशा बच्चे को ये ध्यान दो कि हमेशा मदद के लिए आगे तत्पर रहिए। और इसके अलावा जो कुछ चीजें जो अब हमने आम तौर पे अब देखने लगे हैं कि इंटरनेट का बच्चा बहुत ज्यादा यूज करने लगा है, तो हम बच्चे को किसी को भी मना नहीं कर सकते कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरनेट, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि या तो दे देना है या नहीं देना है। तो हमें बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि क्या
पॉजिटिव चीजें मतलब क्या फायदे होते हैं इसके, तो हमें अपना दायरा देख के रखना है कि वो उस तरीके से हमें थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हमें बच्चे पे मॉनिटर रखना है कि क्या क्या किस तरह के साइट्स को देख रहा है। इस तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो कि कई चीजों को ब्लॉक कर सके। हमें बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि क्या पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन होती है, कि आधार हो गया या क्या कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हमें नहीं शेयर करनी है इंटरनेट पे। जो एज रेस्ट्रिक्टेड यानी जो एज लिखी हुई है 13+ से ऊपर नहीं आपको देखना है, 18+ से नहीं देखना है, तो बच्चे को खास तौर पे समझाना है ये चीजें आपको नहीं देखनी है। हमेशा ये ध्यान कोशिश ये करो कि बच्चों का जिस तरह का इंटरेस्ट है, कोशिश करो कि आप भी उस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सको, जिससे आपको ये पता चल पाए बच्चा उस चीज में ज्यादा तो नहीं घुस रहा है। और कोशिश करो कि उसके साथ बैठ के देख सको, जिससे कि आप वो चीज का बैलेंस बना सके। हमेशा टाइम लिमिट रखो कि इंटरनेट का यूज कितने टाइम रखना है। और इसके बाद आखिरी में कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि तनाव या घबराहट को कम करने का तरीका यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बच्चे को नींद ढंग से रखना है, आसपास का माहौल ढंग से रखना है, समय टू समय बच्चे से बातचीत करते रहिए। किसी बच्चे को घबराहट की तकलीफ है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मल जो आप हम योगा में मेडिटेशन में करते हैं वो बच्चे को भी सिखाते रहे। बच्चे को समय टू समय ये एहसास रहना चाहिए कि मदद के लिए हमेशा उनके टीचर या माँ बाप हैं जो टाइम से टाइम वो बच्चे को चीजों का मदद ले सके। और आखिर में जस्ट आपको कंसाइज करने के लिए जो भी इस समय मैंने बताया है कि बच्चे की पॉजिटिव चीज क्या है उसको डिस्कवर करो, उसको समय टू समय प्रेस करते रहो। हमेशा नेगेटिव कमेंट सरकाजम जो है वो कोशिश करो कि अवॉइड करो। आप इनके भाई बहन है तो उनसे कंपेयर करना बंद करो कि ये पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, ये नौकरी कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे, ये पढ़ाई में उतना अच्छा था। हमेशा एक सपोर्ट, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, सोशल, फिजिकल, किसी भी तरह की परेशानियों में हमेशा उनका एक सपोर्ट बने रहो। बच्चों पे हर चीज में, चाहे वो बुरी चीज अच्छी चीज में ध्यान दो। हमेशा जो वो बच्चा देख रहा है, जो टीवी लैपटॉप कुछ भी देख रहा है, उसको मॉनिटर करो, उसका टाइम लिमिट जो है सेट रखो। जो अपने रूल्स हैं अपने रूल्स को टाइम टू टाइम पे तोड़ने की कोशिश ना करो। और हमेशा जो चीज आप बच्चे को मना कर रहे हो कोशिश करो कि वो चीज आप भी ना करो, क्योंकि आप माँ बाप बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। और कई चीजों पे अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, तो कई इतनी जल्दी गिव अप मत करो। आप अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे तो अपने डॉक्टरों से सबसे मदद लो कि इस चीजों का आगे क्या हल निकल सकता है। आगे चल के अभी के लिए इतना ही। और आगे जो भी आपके सवाल है मैं कोशिश करूंगी उनको पूरा करने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Ma'am, actually, there are no questions as of now, so I would like to ask a few questions from my own side. One, you said that there is the role of peer group is very important uh, for adolescent age group. So, how do we decide which peer group they are going to choose? How do we influence our child's peer group? या जो पीयर ग्रुप होता है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह के उम्मीद रखें कि हमारा बच्चा किस तरह के दोस्तों के बीच में रहे। तो हमें खास तौर पे ध्यान यही रखना है कि जैसे मैंने आपको इसमें भी बताया था कि बच्चा किस तरीके से बात करता है। जैसे कई परिवारों में देखा जाए कि बच्चे जो या फिर कई किसी कोई भी कारण हो सकता है, मैं माँ बाप को ही दोष नहीं दे रही हूँ, माहौल की वजह से ही होता है कि बच्चे गाली करके बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो बच्चा जो है इसी तरह की चीजें सीखने लगता है। परिवार में किस तरह की परवरिश हो रही है उससे देखा जाता है कि दूसरों की, यानी अगर हम देखें गार्डन में ही है तो वो किस तरह से अपने से बड़े लोगों की रेस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल रेगुलर वो बच्चा जिस भी दोस्तों के माहौल में है वो स्कूल रेगुलर जाता है या नहीं जाता है। वो स्पोर्ट्स में पढ़ाई में किस तरह का है, यहाँ हमें कहीं से ये हमें अंदेशा हो रहा है कि ये बच्चा जो है
वो किसी नशे का आदी है, जिन बच्चों में ये ज्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा जो है वो उन बच्चों की ज्यादा उदाहरण देने लगा है कि वो तो ऐसे करता है, उनके तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर हमें लगता है कि वो बच्चे जो है चाहे लेट नाइट में भी हमें ऐसा लगता है कि बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारा चीजें हमें धीरे धीरे करके देखना है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि उस तरह के बच्चों में हमें ज्यादा दिखने में लगा है कि वो लड़ाई झगड़ा में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या फिर या फिर जो कि स्कूल बंक करते रहते हैं, या फिर टीचर से बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं। तो हमें ये सारा चीजें इनडायरेक्टली अपने लेवल पे पता करते रहना। उसका तरीका यही हो सकता है कि जैसे बच्चे शुरुआत में गार्डन में खेलने जाते हैं बाय चांस, तो आप उस तरह से मत जाओ कि आप बच्चों को मॉनिटर कर रहे हो। आप इस तरह से कर सकते हैं कि चलो तुम अपना खेलते रहो, मैं अपना यहाँ पे एक्सरसाइज करता रहता हूँ। जैसे अगर टीचर की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो इनडायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हैं कि जैसे किस तरह के माहौल में बच्चा रह रहा है, कोई परेशानी तो नहीं रह रही है, कोई अब जैसे फिर हम उस तरह के माहौल के बच्चों के हम ध्यान दे सकते हैं कि उन बच्चों में किस तरह का व्यवहार रह रहा है, हमारा बच्चा भी वैसा व्यवहार उनसे तो नहीं सीख जा रहा। इसी तरह के देखो कोई रामबाण नहीं होता कि जिससे हमें अचानक पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा जो है परफेक्ट है। वो विद एक्सपीरियंस ही हमें धीरे धीरे पता चलता रहता है कि हाँ बच्चा किस तरह के ग्रुप में अचानक उसके चेंज हो गया है, और उस तरह के बच्चों का हमारा बच्चा जो है वो चीजें अडेप्ट तो नहीं कर पा रहा है। तो विद समय फिर हमें वो देखना पड़ता है कि जो बेहतर ये रहता है कि टाइम टू टाइम बच्चे को सिखाया जाए कि क्यों वो माहौल गलत है, वरना बच्चा यही समझेगा कि हमें उसको से दूर किया जा रहा है। तो बच्चे को ये समझना जरूरी है कि उससे फायदे से ज्यादा क्यों उस बच्चे का नुकसान ज्यादा हो रहा है उस तरह के माहौल में रहने का। इसीलिए अगर हम समय से ही उस चीज को वहीं रोक दें, तो बच्चे का बहुत ज्यादा गहरा उन चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और शायद उसके दोस्त बदलना थोड़े से आसान होगा। Thank you, ma'am. Ma'am, second question is how to convince a child who does not have insight on his own disorder. अब देखो इनसाइट अब वो निर्भर करता है कि बच्चे को किस तरह की बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि कोई बच्चा कोई उदासीपन हो रहा है, और आपको लगता है कि वो उदास है, और बच्चे को लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह ठीक है, आपने अपने लेवल पे आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझा लिया, तब भी बच्चा कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि उसको कोई बीमारी है, तो उसका तरीका यही है कि इसका मतलब है चीजें आपके बियॉन्ड लेवल पे चली गई है। तो अब वो काम आता है हमारा बीइंग ए साइकाट्रिस्ट। अब वो हमारा काम होता है कि बच्चे को किस तरह से डील किया जाए। कई चीजों में जो है शुरुआत में बच्चे की बीमारी इतना ज्यादा होती है कि सीधा हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि बातचीत करने से अचानक बच्चे के अंदर इंसाइट आ जाएगी और उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है। कई चीजों में शुरुआत में दवाई मदद करती है। दवाई जब धीरे धीरे बच्चा खाता है तो उसके अंदर ये सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कोई भी मनोरोग बीमारी होती है तो ये क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, ये जजमेंट जो है वो हमारा पुअर हो जाता है कि हम अपने लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो वही वो दवाई उस चीज को निर्णय लेने में मदद करती है। तो एक बार उस बच्चे के अंदर इंसाइट आ जाए दवाई की वजह से, फिर धीरे धीरे हम बच्चे को उस चीज के उस बीमारी के बारे में समझाएंगे, तो बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और मे भी शायद दूसरी बार या आगे चल के कभी उसको ये परेशानी होती है तो शायद वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि हाँ ये लक्षण एक बीमारी का कारण हो सकता Thank you, ma'am. Next question is how do we uh, how do we define a boundary between what is invasion of privacy of a child versus microman, मतलब, versus ensuring that they are not doing anything wrong. है। अब देखो वो बाउंड्री निर्भर करता है कि आपका बच्चा किस उम्र का है, उस हिसाब से वो बाउंड्री डिसाइड होती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बोलना है, उस बच्चे ने कहा है कि मुझे बाहर जाना है, कि मुझे मूवी देखने जाना है फ्राइडे को, कि वो सारे माँ बाप तो तैयार हो गए हैं डिसाइड करके कि और जो हमने अभी कभी अपने माँ बाप या फिर हमने कभी भी बच्चे को अकेला नहीं भेजा है, हम ये इनसे। तो फिर अगर ये चीज जो है आपको इस चीज का बैलेंस बच्चे से बीच का कोई रास्ता जैसे करना पड़ेगा कि लेट नाइट जो है आप अलाउड नहीं है। लेट नाइट अगर आप इवनिंग में जाएंगे आप कुछ करेंगे तो मैं आपका कोई भी मॉनिटर नहीं कर रही हूँ, आपको जैसा जो करना है इस टाइम तक आप घर पे लौट के आ जाएंगे। सेम चीज होता है जैसे घर के अंदर आपको लगता है कि बच्चा कुछ समय अपना टाइम बिताना चाहता है, तो हर चीज का लिमिट सेटिंग रखो। अगर आप लिमिट सेटिंग ही नहीं रखेंगे तो अगर आप इसलिए बोलते हैं कि इसलिए फैमिली रूल्स इंपॉर्टेंट है
कि अगर किसी को मी टाइम भी चाहिए तो आप टाइम लिमिट रखो, ठीक है दिस इज योर टाइम, आप इस टाइम पे अपने आप टाइम बिता सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा को है कि जो कंप्यूटर और इस तरह की चीजें कोशिश करो कि वो कॉमन एरिया में रहे। बच्चे के रूम में स्पेशली इस तरह का फोन या कंप्यूटर वो पर्सनली ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे का मी टाइम रखते हैं तो आप उस टाइम पे बच्चे को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है वो इस तरह से बैलेंस होनी चाहिए कि बच्चा को मी टाइम भी मिल रहा है तो वो उसमें कोई ऐसे गलत तरीके की चीजों में घुसने के चांसेस उसके कम हो रहे हैं। तो जो रूल्स है वो बच्चे के साथ इसलिए बनाना जरूरी है कि अपने आप बच्चे को डिसाइड करो कि आपको स्क्रीन टाइम कितना चाहिए, आपको मी टाइम कितना चाहिए, आपको पढ़ाई का टाइम कितना चाहिए, आपको खेलने का टाइम कितना चाहिए, दोनों आपस में डिसाइड करके उसको बनाओ। और किसी भी हालत में कोशिश करो कि उस रूल को ना तोड़ो। अगर आप उस बच्चा उस रूल को तोड़ता है तो बच्चे को पता होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्योंकि वो बच्चे ने अपने आप डिसाइड किए थे। तो उस चीज में बच्चे को उतना नहीं बुरा लगेगा कि मुझे ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है, क्योंकि बच्चे ने ही वो पनिशमेंट डिसाइड की थी कि हाँ ठीक है ये पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए थी। तो पर्सनल स्पेस जो है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना चीजों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। कि जैसे स्कूल के कई बच्चों का स्कूल जैसे 4 बजे तक चलता है तो वो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कितना पर्सनल स्पेस दे सकते हैं। कई बच्चों का स्कूल है 2 बजे ही खत्म हो जाता है, तो हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कितना चाहता है। अगर आपको जो लगता है कि बच्चा ओवरली चाह रहा है कि मैं बच्चा कोई बच्चा कहता है कि मुझे 5 घंटा पर्सनल स्पेस चाहिए, तो हम ब्लाइंडली बच्चे को हाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये चीजों में बाकी टाइम में भी डिवाइड करना है। हमें इंश्योर करना है कि फैमिली मील खास तौर पे जिस परिवार में हमें स्ट्रांग रखना है तो कई चीजें साथ आपको करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल खाना, कोशिश करो कोई ना कोई एक मील साथ खाओ ही खाओ, चाहे बच्चा इंसिस्ट करे या नहीं करे। तो इसलिए उन सब टाइम को डिवाइड करते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ कई बच्चों में 1 घंटा भी बहुत है मी टाइम करने का, में 2 घंटा भी डिपेंड, वो डिपेंड करेगा स्कूल के बाद कितने घंटे आपके बचे हुए हैं बच्चे के लिए, तो उस पर निर्भर करता है। Thank you, ma'am. Ma'am, next question is how to manage a child with low self-esteem issues. अब जो लो सेल्फ एस्टीम है पहले हम उसका कारण देखना पड़ेगा कि वो कारण क्यों हो रहा है। जैसे लो सेल्फ एस्टीम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई कारण हो सकता है कि अ, परिवार में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल अगर है तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है कि अपनी वो हिचकता ज्यादा है कई चीजों को डिस्कस करने में, अपना व्यू पॉइंट बताने में। कई जगहों पे स्कूल में माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है जिसमें कि बच्चा हिचकने लगता है कि वहां पे कैसे चीजें बताई जाए। तो और कई कारण भी ये होता है कि जैसे घबराहट या उदासीपन में भी हम मानसिक रोग का कारण मान ले कि कई बार उस कारण की वजह से, तो हमें कारण जानना जरूरी है कि ये जो लो सेल्फ एस्टीम है इसका कारण क्या है, बच्चे को क्या चीज को लेके डर है, क्या चीज को लेके हिचक है। अगर बच्चे को हमें लगता है कि परिवार के कारण हिचक है तो हमें ये समझाना पड़ेगा परिवार में कि हर चीज का बैलेंस बनाना जरूरी है, कि ओवर स्ट्रिक्ट रूल भी बच्चे को नुकसानदायक करेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें ही बढ़िया चल रही हैं तब भी बच्चे का लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, तो दूसरा उसके तरीका हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को लो सेल्फ एस्टीम में एग्जैक्टली हिचक किस चीज को लेके होती है। उसको बोलने में हिचक होती है, उसको स्टेज को लेके डर होता है, उसको एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसका तरीका वही हो सकता है कि बच्चे को उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा कराएं। जो चीज का डर है उसको अवॉइड करना तो कभी कोई हल है ही नहीं। तो बच्चे को ये चीज मतलब एक फैमिली मतलब उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए कि आपको जो भी टेंशन है जो भी डर है वो खुल के बातचीत करो। आपको जो भी हिचक है, आपको मान लिया कि कोई टॉपिक दे दिया आपको बोलने में हिचक है, तो पहले घर वालों के सामने, पहले अपने आप के सामने उस चीज को बोलने का ट्राई करो। तो वो निर्भर करेगा कि वो लो सेल्फ एस्टीम का कारण क्या है, वो अलग अलग कारण के हिसाब से अलग अलग तरीके का इलाज होगा। Thank you very much, ma'am. This question is what is the usual duration of treatment of mental illnesses? दैट इज अ वेरी वेग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या होता है। देयर आर न्यूमरस, बहुत सारी बीमारियां हैं उम्र के हिसाब से और सबका अलग अलग तरीके का इलाज होता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक फिक्स ड्यूरेशन है। हाँ लेकिन ये जो आपके आमतौर पे धारणाएं होती हैं कि एक बार जो दवाई चल गई वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, जो दिमाग की दवाइयां होती हैं वो हमें आदत बना देती हैं, तो वो सारी धारणाएं हमें अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए इलाज चालू करने से पहले। हम वो जो हमारे यहाँ मरीज देखते हैं हम उनको भी यही एग्जांपल देते हैं कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, वो एक बार भी नहीं सोचता है दवाई चालू करने से पहले कि मैं इसकी आदी बनूंगा कि नहीं बनूंगा। और आप खुद देखते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर वाली जो बीमारियां हैं
उसका कोई टाइम डिसाइड कर सकता है कि हाँ इतने टाइम ही इलाज चलेगा, इसके बाद 100% खत्म हो जाएगा? तो सेम ही इस तरह की, जिस तरह की मेडिकल बीमारियां, उस तरह की मानसिक रोग की बीमारियां होती हैं कि क्या बीमारी है, और समय के साथ साथ उस बच्चे या उस बड़े में, जिसमें भी जीवन में क्या क्या तनाव चल रहे हैं, उस तनाव को वो जो इंसान है किस तरह से डील कर रहा है उस पर निर्भर, और प्लस जो हमारे खानदान में कितनी ये बीमारी चले जा रही है, और प्लस दवाई से कितना समय लगा असर आने में, बहुत सारे कारण होते हैं, उससे डिसाइड होता है कि इलाज कितने टाइम चलेगा। तो अभी ये बोलना कि जस्ट मेंटल इलनेस कितने टाइम चलेगी वो तो बहुत मुश्किल है। कई लोगों का एक दिन में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, कई लोगों को कुछ महीने में ही ठीक हो जाते हैं। वो निर्भर करेगा कि क्या बीमारी है आपको। Thank you very much, ma'am. Ma'am, based on your practice as a psychiatrist, what what rules have you implemented in your own family, keeping in respect this topic? भाई जैसा मैं बताया कि जैसे हमारे परिवार, मेरे जैसे, मेरा ही मान ले कि मेरा जो बच्चा है वो अभी टीनेज ग्रुप में नहीं आया है, वो अभी 7-8 साल का है। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि सबका ये फैमिली रूल एक होना स्टिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने मिलके एक फैमिली रूल बनाया है कि इतने बजे हमें सो जाना है, इतने बजे हमें उठना चाहिए, इतना टाइम हमें अपना, बच्चे का एक्सरसाइज का लेवल अलग होता है, वो भाग दौड़ में भी हम मान लेते हैं एक एक तरह से प्ले टाइम रखना है। बच्चे का एक्सरसाइज हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जॉगिंग करा लो आप 7 साल के बच्चे को, लेकिन हमने उस हिसाब से कोई फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे मैंने बच्चे को अपने स्विमिंग में, बास्केटबॉल में, बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में उसमें इन्वॉल्व करो। स्क्रीन टाइम जैसे हम, मैंने मेरे बच्चे को की रख रखा है कि 1 घंटे का उसका स्क्रीन टाइम है। वो 1 घंटा अपनी मर्जी से वो ब्रेक में ले सकता है, एट ए टाइम ले सकता है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी वो टीवी देखे या लैपटॉप देखे, मैं उसके साथ देखूं। और जिस तरह के वो चीजें देख रहा है, जैसे कि अगर वो गेम्स या उस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसको वहीं पे ही रोका जाता है कि इस तरह की चीजों में ना घुसे। अगर कोई बच्चा एजुकेशनल देखता है, जैसे मेरा बच्चा है, उसको कंट्रीज का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे भी उस चीज की नॉलेज रहे, क्योंकि अगर बच्चा माँ बाप से कोई टॉपिक डिस्कस करे और मुझे उसकी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, तो बच्चा आपसे दूर हटता जाएगा, फिर हम कहेंगे कि बच्चा जो है हमसे बात ही नहीं करता। तो सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चे से फ्रेंडली होने का, कि जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है और आपको लगता है वो नुकसानदायक इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें आप उस चीज के बारे में जानकारी लो। कई बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, किताबें पढ़ने का शौक होता है, तो जो भी वो बुक्स पढ़ रहा है, कोशिश करो कि आप भी उस बुक्स को पढ़ो, सो दैट आप आगे चल के एटलीस्ट कुछ कॉमन टॉपिक रहे डिस्कस करने के लिए। जो बच्चा जैसे रात को हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई स्टोरी बुक्स पढ़े, जिससे कि जैसे इस उम्र के बच्चे में हम जितना ज्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं कि नौ वोकैबलरी, आपके जिस तरह के वर्ड, जिस तरह की भाषा जो है वो ज्यादा सीखने को मिलती है। बच्चे को रीडिंग की ज्यादा प्रैक्टिस होती है, तो बच्चा उस चीज में कॉन्फिडेंस होता है, नई नई तरीके की एक्सपीरियंस, नई नई तरह की स्टोरीज मिलती है, मॉरल स्टोरीज होती हैं। तो हम अपने रिलीजियस स्टोरी, जैसे कि हम कोशिश करते हैं बच्चे को रामायण या महाभारत का, चाहे छोटा ही वर्जन हो, इतना ज्यादा डिटेल नहीं, वो बच्चे को पढ़ाता रहे, जिससे कि हम अपने रिलीजियस मॉरल वैल्यूज को भी बच्चे के अंदर अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे। बाकी जितना सब परिवार वालों से जितना हो सकता है उतना हम धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस के साथ, इसलिए दूसरे परिवार वाले जिसके सेम एज ग्रुप के बच्चे, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ डिस्कस करके कि उनके बच्चे में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने किस तरह से उस प्रॉब्लम को डील किया। हम इस तरह से आपस में फ्रेंड से सबसे डिस्कस करके हम कई चीजों का हल निकाल सकते हैं। Ma'am, if I think that's it, ma'am. We'll sum ओके, up. थैंक यू Thank you सो so much. मच।